नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का खास शो राजशाही रिटर्न। नेपाल में इन दिनों हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो रहे हैं। आज इसलिए बात होगी नेपाल की। 240 साल पुरानी राजशाही का अंत, शाही परिवार का नरसंहार और इसके बाद लोकतंत्र की राह में आई चुनौतियों को देखते हुए लगता है कि नेपाल का इतिहास किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। एक बार फिर पड़ोसी देश नेपाल से आ रही कुछ तस्वीरें दिल को दहला देने वाली हैं, चिंता की लकीरें बढ़ाने वाली हैं। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की बहाली के लिए आंदोलन उग्र हो गया है। आंदोलनकारियों के आंदोलन को कुचलने के लिए सेना सड़कों पर उतर चुकी है। नेपाल के कई इलाकों में कर्फ्यू लागू हो गया है। आखिर क्यों? नेपाल में लोकशाही के खिलाफ लोगों का मोह भंग हो चुका है और जिस राजशाही के खात्मे के लिए 1.5 दशक पहले खूनी आंदोलन हुए, उसी की बहाली के लिए जनता सड़कों पर उतर आई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए एक रिपोर्ट। राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, हमें राजशाही वापस चाहिए। नारों के उद्घोष के साथ सड़कों पर उतरा सैलाब। नेपाल की जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर चुकी है। नेपाल में राजशाही की पुनर्बहाली को लेकर आंदोलन तेज हो गए हैं और लोकशाही के खिलाफ उठी चिंगारी दावानल बनकर नेपाल को झुलसाने लगी है। एक तरफ राजतंत्र के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के, और इसके मध्य है नेपाल की सेना जो उपद्रवियों के खिलाफ दमन चक्र शुरू कर चुकी है। शुक्रवार को नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन ने देखते ही देखते हिंसक रुख अख्तियार कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतों को तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया। राजतंत्र बहाली के समर्थकों के हाथों में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के पोस्टर थे, तो राजा ज्ञानेंद्र को पुनः राज तिलक करने की मांग वो प्रदर्शनकारी दोहरा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 1 सप्ताह में सत्ता से हट जाने का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा और उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। नेपाल में राजतंत्र बहाली की अगर बात की जाए तो राजतंत्र बहाली का संघर्ष आज यूं ही नहीं शुरू हुआ, बल्कि इसकी बुनियाद 29 साल पहले रख दी गई थी। 1996 में सबसे पहले माओवादी आंदोलन शुरू हुआ था और जो 2006 तक चलता रहा। 3 दशक से लंबा जो राजशाही के खिलाफ आंदोलन चला, अब 17 सालों बाद उसी राजशाही को वापस लाने के लिए वो आंदोलन हो रहा है। तो आखिर ये आंदोलन पहले राजशाही से लोकशाही और अब लोकशाही से राजशाही लाने के लिए क्यों हो रहा है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हमें 3 दशक पीछे चलना होगा। खूनी संघर्ष से मिला लोकतंत्र, 16,000 से ज्यादा नागरिकों ने गंवाई जान। संघर्षों के बाद राजशाही का हुआ खात्मा, 34 साल बाद जनता फिर सड़कों पर आई। राजतंत्र से लोकतंत्र, फिर लोकतंत्र से दोबारा राजतंत्र के लिए संघर्ष नेपाल की एक पीढ़ी ने बहुत तेजी के साथ देखा। महज 34 साल पहले यानी 1996 में राजशाही के खिलाफ नेपाल में चिंगारी भड़कना शुरू हो गई थी। माओवादी आंदोलन नेपाल में और जोर पकड़ने लगे थे। 9 सालों के लंबे संघर्ष के बाद 2005 में राजशाही का खात्मा हो गया। 2008 में आधिकारिक तौर पर हिंदू राजशाही को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेकिन आज 17 सालों बाद एक बार फिर
नेपाल में राजशाही की बहाली को लेकर सड़कों पर संग्राम छिड़ गया है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ड्रैगन यानी चीनी दखलंदाजी। भारत से नेपाल को अलग करने के लिए चीन ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई। आर्थिक तौर पर विपन्न नेपाल और कम्युनिस्ट मानसिकता वाली सरकारों ने चीन की गोद में बैठकर नेपाल का आर्थिक तौर पर ही नुकसान नहीं किया, बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी नेपाल को जबरदस्त तरीके से तोड़ दिया। नेपाल की डेमोग्राफी लगातार बदलती रही। हालात इतने खराब हो गए कि नेपाल के सिर्फ बॉर्डर के इलाके ही नहीं, बल्कि नेपाल जो 80% हिंदू आबादी वाला राष्ट्र था, वहां पर 30% से ज्यादा डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। मुस्लिम और ईसाई आबादी बड़े पैमाने पर नेपाल में जड़ें जमा चुकी हैं। यही वजह है कि इतनी जल्दी नेपाल में लोकशाही से लोग ऊब गए हैं। देखिए, नेपाल में जो लोकतंत्र बोल करके अभी आया हुआ है, ये एक्चुअली लोकतंत्र नहीं है, ये गणतंत्र भी नहीं है। इसमें तो खाली नेता लोग जो कर रहे हैं वो खाली अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। इसीलिए नेपाल में लोकतंत्र नहीं है, गणतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र गणतंत्र होता तो वहाँ के तमाम हिंदूवादी सब लोग अपना धर्म मानने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट इसका छूट देता तो कोई आपत्ति नहीं था। इसी वजह से हम लोग अभी यहाँ आ कर के आपके सामने में खड़े हुए हैं। तो नेपाल में अभी गणतंत्र में जो है हिंदू को दबाया जा रहा है और राजसत्ता को भी ख़त्म कर दिया गया है। जो संविधान 2047 था उसको समाप्त कर दिया गया है। अभी का जो गवर्नमेंट है किसी दूसरे के इशारे से चल रही है। ये हमारे आवाज़ 80% हम नेपाली लोग जो हैं उनका आवाज़ को बुलंद करने नहीं दे रहे हैं। हम लोग का कोई मानव अधिकार भी नहीं है। नहीं, अभी का जो सिचुएशन है, राजसत्ता के पक्ष में पहला भी आदमी था, अभी भी है। 81% जो हिंदू है वो हिंदू का सम्राट जो है राजा ज्ञानेंद्र है, जो अभी नेपाल के एक्स नरेश बोल रहे हैं लोग। हम लोग तो उनको एक्स नरेश नहीं बोलते हैं, हम तो उनको अभी भी नरेश मानते हैं। हम लोग को जीने का अधिकार नहीं है क्या? हम अपने धर्म के रक्षा के लिए नहीं लड़ सकेंगे? लड़ेंगे, लेकिन उसमें आपका भी साथ चाहेंगे। यह हमारा संपूर्ण भारतवासी से भी है और राष्ट्र के चौथा अंग होने के कारण मैं संपूर्ण मीडिया कर्मी से भी, भारत हो या नेपाल हो या विश्व में रहे, संपूर्ण से मैं आग्रह करता हूं, इस आवाज को बुलंद कीजिए और एक हिंदू का जीने का आधार बनाइए। आज से ठीक 24 साल पहले 1 जून 2001 की तारीख नेपाल के इतिहास के पन्नों में कालिक के तौर पर दर्ज है। इस तारीख में नेपाल में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। नेपाल के नागरिकों ने ही नहीं बल्कि राज परिवार ने भी इसकी बड़ी कीमत अदा की। 2001 में हुए राज परिवार के नरसंहार की वो तस्वीरें आज भी लोगों के जेहन में ताजा हैं। राजमहल में हुआ नरसंहार, 9 लोगों ने गंवाई जान। राज परिवार का कौन है कातिल? कत्ल का रहस्य अब तक है राज। तारीख 1 जून, दिन शुक्रवार, जगह काठमांडू का राजमहल नारायण हिती पैलेस। पैलेस के गार्डन में पार्टी चल रही थी। नेपाल के राज परिवार में हर सप्ताह ऐसी पार्टियां होती रहती थीं। पार्टी में राज परिवार के सभी सदस्य थे, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े सभी इस पार्टी में शामिल थे। राजकुमार दीपेंद्र भी इसी पार्टी में शामिल थे। शाम तकरीबन 6:45 पर जब पार्टी लगभग शुरू हो चुकी थी, महारानी ऐश्वर्या अपनी 3 नंदों के साथ पार्टी में मौजूद थी। महाराजा वीरेंद्र भी पार्टी में पहुंच गए। दीपेंद्र के चचेरे भाई राजकुमार पारस भी मां और पत्नी के साथ पहुंच गए। राजकुमार दीपेंद्र नशे में पूरी तरह धुत थे। उन्होंने इतनी शराब पी थी कि ठीक ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। थोड़ी देर में दीपेंद्र आर्मी की वर्दी पहनकर कमरे से बाहर निकले। उनके हाथ में जर्मन मशीन गन MP5K थी। एक 9mm पिस्टल भी उनके पैंट में लगी थी। दीपेंद्र आगे बढ़े। उन्होंने पिता वीरेंद्र शाह की ओर देखा। कोई कुछ समझ पाता कि तब तक दीपेंद्र ने मशीन गन पिता की तरफ करते हुए ट्रिगर दबा दिया। कुछ सेकंड बाद नेपाल के महाराजा जमीन पर पड़े थे।
दीपेंद्र के चाचा उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन दीपेंद्र ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सिर पर गोली मार दी। दीपेंद्र कमरे से निकलकर गार्डन में आए और अब तक वहां मौजूद लोगों को अनहोनी का अंदाजा लग चुका था। महारानी ऐश्वर्या उनके पीछे भागी, छोटे भाई प्रिंस निराजन भी मां के साथ दौड़े। दीपेंद्र ने पहले अपनी मां और फिर भाई निराजन को भी गोली से छलनी कर दिया। 3-4 मिनट में दीपेंद्र 12 लोगों को गोली मार चुके थे। आखिर में गार्डन से होते हुए तालाब में बने ब्रिज पर खड़े हुए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर खुद को भी सिर में गोली मार ली। कुछ मिनटों में हुए इस कत्लेआम के बाद राज परिवार के 9 लोगों की जान चली गई। यूं तो इस नरसंहार का आरोप राजकुमार दीपेंद्र पर लगा, लेकिन यह अब तक रहस्य है कि राजा बीरेंद्र की मौत के बाद राज सिंहासन में बिठाए गए ज्ञानेंद्र विक्रम शाह के परिवार को एक खरोच भी नहीं आई। कई लोगों ने तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र पर भी आरोप लगाए, लेकिन आज तक राजमहल में हुए नरसंहार की सच्चाई सामने नहीं आई। राजभवन में हुए नरसंहार के बाद से ही राजशाही के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद एक लंबा अरसा बीता, तकरीबन 5 साल। 5 सालों के संघर्ष के बाद राजशाही का खात्मा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजशाही के खात्मे के सिर्फ 17 सालों में लोकतंत्र से लोगों का मोह यूं ही नहीं भंग हुआ। दरअसल नेपाल में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार, बेरोजगारी और गरीबी का बोलबाला और ड्रैगन का कसता हुआ शिकंजा इसके पीछे की बड़ी वजह है। सीपीआई इंडेक्स की रिपोर्ट से मच गया हाहाकार। नेपाल में भ्रष्टाचार बेशुमार, सरकारी ठेकों से लेकर सरकारी योजनाओं में चरम पर भ्रष्टाचार। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अधिकारी कहते हैं कि नेपाल की जनता गणतंत्र से खुश नहीं है। 90% लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। देखिए, नेपाल में इस वक्त जो चल रहा है, वास्तव में राजा को गद्दी में लाने का जो लोग, जब भी राजा के शुभचिंतक है, वो चाहते हैं कि जो गणतंत्र आने के बाद जो लगभग 30 साल 91 से लेकर अब लगभग 29 साल हो गए हैं, तो जो पब्लिक है उतनी खुश नहीं दिख रही है गणतंत्र से। हालांकि गणतंत्र चाहिए, वहाँ पे ऐसा भी है कि जैसे हिंदू राष्ट्र के लिए 90% लोग हिंदू राष्ट्र मांग करते हैं, उसी में गणतंत्र फिर 80% मांग करते हैं, 20% राजतंत्र मांग करते हैं यहाँ पे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि नेपाल में अभी जो मांग है, जो राजा को लाने का जो मांग है, वह नेतृत्व मजबूत तरीके से काम नहीं कर पा रहा। और इसका वजह ये भी है कि फुल रूप में जो सरकार होती है वो वहाँ पे नहीं हो पा रही। मिलीजुली सरकार है और मिलीजुली सरकार में अपनी सत्ता को बचाने में ही काम लग रहा है, क्योंकि पब्लिक की सेवा या फिर देश का सेवा में होने के बजाय अपना ही सेवा या अपनी ही सत्ता कैसे बने, इसी चीज़ से नेपाल थोड़ा पिछड़ा हुआ है। अभी जो दिख रहा है वो इसी का नतीजा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण कुमार दुबे की कहानी कुछ उलट है। वो कहते हैं गणतंत्र को खत्म करना कहीं से आसान नहीं होगा, क्योंकि राजा ज्ञानेंद्र के शासन में वापसी एक पक्षी होगी और विकास की मंशा पूरी नहीं होगी। पोखरा में उन्होंने 2 महीने कैंप किया, पूरा माहौल बनाया। उसके बाद वो आए हैं वहाँ पे, अपना काठमांडू पहुँच करके उन्होंने सरकार बनाने की बात करी कि अब जो है राजा के हाथ में पूरी सत्ता होनी चाहिए। तो ये साफ तौर से नज़र आता है कि वहाँ पे जो माहौल है वो जनता के हाथ में ना रह करके एक बार फिर जो है राशि घराने में पूरी सत्ता चली जाए। और जो जनता ने एक वहाँ पे पिछले 11 सालों में जो चुनी हुई सरकारें दी हैं, ठीक है, मानते हैं कि कुछ ही समय के लिए वो सरकारें रही हैं, लेकिन एक जनता का शासन तो रहा, एक संवैधानिक शासन तो रहा। लेकिन अब सब कुछ बिगड़ता वहाँ पे दिख रहा है, अब सब कुछ जो है बर्बाद होता दिख रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, जिस प्रकार से लोग जो है वहाँ पे सड़कों पर उतर रहे हैं, लूट खसोट मची हुई है, लोग हम देख रहे हैं बियर की शराब की बोतल लेकर के भागे जा रहे हैं। तो ऐसी जगह पर ऐसे संविधान कहाँ से होगा, कहाँ पे जो है ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रीय शासन हो पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है ज्ञानेंद्र जो है वो राजा ज्ञानेंद्र जो है एक बार फिर चाहते हैं कि उनकी वहाँ पे सत्ता हो, एक बार फिर वहाँ पे जो है राष्ट्रीय माहौल देखने को मिले, राज्य काज वहाँ पे कायम हो, और जो संवैधानिक सरकारें हैं वो दोबारा चुनाव जब बंदी हो जाएंगे सारे, तो साफ तौर से जो कठपुतलियाँ बन के रहेंगे लोग, वहाँ के जो मंत्री रहेंगे, शासन जो है ज्ञानेंद्र का चलता रहेगा। तो जो आज से 11 साल पहले 12 साल पहले वहाँ पे जो नरसंहार हमको देखने को मिला था, राशि नरसंहार जिसको कहा जाता है, उसका एक प्रकार से कहा जाए अब ज्ञानेंद्र को लगता है कि पूरी तरीके से उसका अब फायदा उठाने का समय आ चुका है।
वहीं विदेश मामलों के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल भी मानते हैं कि राजतंत्र बहाली से चीनी शिकंजा कमजोर पड़ेगा और यह हिंदुस्तान के हित में होगा। इसका असर इमीडिएटली भारत पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोग चाहते हैं कि राजशाही को दोबारा स्थापित किया जाए। वो चाहते हैं कि नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और अगर वास्तव में वो कामयाब होते हैं तो हिंदुस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि चीन का पिछले 17 साल में बड़ा दबदबा रहा है। वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, कोलिशन गवर्नमेंट्स रही हैं, और वो तमाम गवर्नमेंट जो हैं वास्तव में प्रो चाइना रही हैं बाय एंड लार्ज। और चाइना ने कुछ हद तक वहाँ इंक्रोचमेंट्स भी किए हैं और वहाँ अपने गांव भी बसा लिए हैं। वहाँ के लोगों का जो चाइना ने BRI प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वहाँ के लोगों का किसी प्रकार से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना तो बेरोज़गारी कम हुई है, ना कीमतें कम हुई हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ना हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ना एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। केवल और केवल फ़ायदा हुआ है या तो चीन को हुआ है, या वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनको सत्ता में रहने के लिए फिर चीन के एम्बेसडर की तरफ से और चीन की सरकार की तरफ से ज़बरदस्त अंदरूनी कार्य करने के लिए काफ़ी इंटरफेरेंस रही है। ऐसे में लोग जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। पिछले 17 साल में जब से राजशाही ख़त्म हुई थी, वो भी पब्लिक विरोध की वजह से, और नेपाल को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया था। 10 सरकारें आ चुकी हैं और लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो नेपाल में राजशाही की पुनर्वापसी के लिए आंदोलन अपने चरम पर आ गया है। आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, सेना को मौके पर लगाया गया है, कई जगह पर कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राजशाही बनाम लोकशाही की जंग, वो भी इतने कम समय में आखिर नेपाल के अंदर क्यों दिखाई देने लगी? तो दरअसल जिस तरीके के हालात नेपाल के अंदर बनते रहे, खास करके इन 17 सालों के दौरान, इन 2008 के बाद जब से वहां पर जो है लोकशाही आई, जब से वहां पर गणतंत्र लागू हुआ, राजा का शासन खत्म हुआ, लोगों ने राजशाही को इसलिए खत्म किया था कि उम्मीद थी कि शायद नेपाल विकास की राह में सरपट दौड़ेगा। उम्मीद थी कि शायद नेपाल में बेरोजगारी दर कम होगी, रोजगार बढ़ेंगे, विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। लगातार नेपाल न सिर्फ विकास की राह में पिछड़ता रहा, उसका जो विकास दर है वो लगातार कम होता रहा, महंगाई दर बढ़ता रहा, और सबसे बड़ी बात है करप्शन, जो सबसे बड़ा मसला है। जो CPI इंडेक्स है, CPI इंडेक्स लगातार चिंताजनक स्थिति जता रहा है। 2024 का CPI इंडेक्स कहता है कि 180 देशों के भ्रष्टाचार के मामले में नेपाल का 107वां नंबर आता है। WEF यानी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसने भी नेपाल में जबरदस्त आकंठ भ्रष्टाचार की पुष्टि की। और केवल भ्रष्टाचार ही एक पहलू नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नेपाल की संस्कृति की बात करें, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र रहा है, आखिरी हिंदू राष्ट्र के तौर पर नेपाल रहा। नेपाल में राजा को विष्णु का अवतार माना जाता है, भगवान का अवतार माना जाता है, और वहां की जो संस्कृति है, 80% वहां पर सनातन परंपराओं को मानने वाले वहां के नागरिक हैं। और जिस तरीके से वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से हाल के 7-8 सालों में वहां जबरदस्त तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुआ है, यानी तकरीबन 30% के आसपास वहां मुस्लिम और ईसाई जो कम्युनिटी है वो वहां पर आकर के जो है बसने लगी बड़े पैमाने पर। इसकी वजह से भी लोगों के दिमाग में एक चीज आया कि हमने राजशाही को खत्म क्यों किया था, ताकि लोकशाही के जरिए, गणतंत्र के जरिए हम विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे और कम से कम हमारी जो परंपराएं हैं वो समृद्ध होंगी। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। आप सोच करके देखिए, 2008 से 2025 यानी 17 सालों में वहां पर 14 प्रधानमंत्री बदल चुके। माओवादी सरकारें लगातार चीन की ड्रैगन की गोद में बैठ करके नेपाल के अंदर वहां की संस्कृति को खत्म करने लगी, और इसी की बदौलत आज इतने कम समय में वहां आक्रोश फूट रहा है। लोग जो है कह रहे हैं कि इससे बेहतर तो राजशाही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या, एक आंकड़ा आपको बता दें किस तरह पुष्प कमल दहल प्रचंड जो 3 बार प्रधानमंत्री बने, KP शर्मा ओली 4 बार प्रधानमंत्री बने। तो आप सोच करके देखिए, माओवादियों में केवल यही दोनों अगर देखें, कम्युनिस्ट सरकारों में तो यही दोनों लोग 7 बार बन चुके। 2008 के बाद से 14 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। आप सोचिए कितनी अस्थिर सरकारें हैं। अगर अस्थिर सरकारें होंगी तो फिर हालात क्या होंगे, किस तरीके के हालात बनेंगे, यह अपने आप में समझा जा सकता है। 2008 में नया
गणतांत्रिक संविधान लागू हुआ था नेपाल में, यानी राजशाही को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया था। उसके बाद वहां गणतंत्र धर्मनिरपेक्ष संविधान लागू हुआ। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? हुआ यह कि वहां के हालात लगातार खराब होने लगे, वहां की स्थितियां लगातार खराब होने लगी, और उसकी बदौलत यहां नुकसान यह हुआ कि नेपाल के जो नागरिक हैं उनका सब्र का पैमाना छलक गया, टूट गया। 40 राजनीतिक दल इस वक्त राजशाही के समर्थन में सड़कों पर हैं। राजा ज्ञानेंद्र बहुत दिनों तक, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र, चूंकि अब पद रहा नहीं, राजशाही खत्म हो चुकी है, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 2 महीने तक पोखरा में कैंप किया। पोखरा में रह करके उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों से मिले, तमाम अलग अलग नेताओं से मिले और उसके लिए बाकायदा माहौल तैयार किया। और ये माहौल केवल जो है अचानक नहीं बना, बल्कि बहुत पहले से। अब आपको जरा वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते, उन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि इस वक्त आंदोलन किस कदर सड़कों पर हिंसक हो गया है। ये जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर दिखा रही हैं। देखिए, दरअसल इस वक्त ये जो आगजनी की तस्वीरें हैं, ये जो अलग अलग प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें बता रही हैं कि नेपाल के हालात बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि 17 साल पहले, अगर 1996 से आप 1996 से 2006 तक की बात करें, तो आपको इन 1996 से 2006 के बीच में सड़कों पर आपको इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही थी। लेकिन दरअसल वो जो तस्वीरें थी, वो तस्वीरें राजशाही के खात्मे के लिए थी। लेकिन आज सिर्फ 19 साल बाद एक बार फिर नेपाल की सड़कों में जन सैलाब दिखाई दे रहा है, प्रदर्शन नजर आ रहा है, और यह प्रदर्शन दरअसल अब राजशाही की पुनर्वापसी के लिए है। तो एक तरफ लोकशाही है, दूसरी तरफ राजशाही है। सवाल यह है कि इस लोकशाही और राजशाही की इस पूरी लड़ाई में नेपाल कहां पर खड़ा होगा? क्या जिस विकास की चाह लेकर राजशाही से लोकशाही हासिल की गई और अब उसी विकास की चाह में लोकशाही को खत्म करके दोबारा राजशाही को लाने की कवायद हो रही है, इसमें नेपाल का विकास और नेपाल के लोगों की संतुष्टि कहां पर खड़ी है, सोचने वाली बात है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि नेपाल के लोग सड़कों पर हैं। नमस्कार।